नमस्कार, मेरा नाम है देवीलाल और मैं विद्याश्री एजुकेशन के यूपीएससी 2027 एनसीईआरटी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज़ के अंतर्गत हम कक्षा 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे, जो हमने बीते दिनों शुरुआत की थी। चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता, जिसको हमने सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इंट्रोड्यूस किया था। और इससे कल हमने बेसिक एक आपको इसके टॉपिक्स की लिस्टिंग की थी और हमने इंट्रोडक्शनी पार्ट को शुरू किया था। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग कल यहाँ तक बढ़े थे कि जो हड़प्पा सभ्यता है या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी लोकेशन कैसी, इसकी स्थिति क्या है और इसकी अवस्थिति को लेके हम लोग कल के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज हम यूपीएससी के अंतर्गत जो अवस्थिति को लेके जो क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, उनको अपन लोग कवर करेंगे। तो अवस्थिति के अंदर इस एक मैप से यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो हम इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका ओरिजिन भारत के किस लोकेशन पे हुआ और उसमें फिर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्थल थे और वो कहाँ कहाँ पे थे, उनको लेके अपन लोग इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमने कल थोड़ा सा यहाँ से आपको होमवर्क के रूप में दिया था कौन सा कहाँ पे अवस्थित है। आपने उम्मीद करता हूँ कि इसको किया होगा। तो जब भी अपन लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल की या इसकी अवस्थिति की बात करते हैं, तो आप एक बार समझें कि अगर मान लो ये इंडिया का ये नक्शा है, ये इंडिया है, तो इंडिया के नक्शे के अंदर जो आपके पश्चिम और उत्तर वाला भाग है, ये इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन हुआ। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की अवस्थिति थी। मैं कहाँ बोल रहा हूँ? भारत के पश्चिम उत्तर, ये आप नाम हमेशा यूज करेंगे जब भी बोले सिंधु घाटी सभ्यता का। भारत के पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर का मतलब पश्चिम और जो उत्तर वाला पार्ट है उसके अंदर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ। ठीक। अब यदि अपन बोलें कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसके उत्तर से लेके दक्षिण तक की लोकेशन क्या थी, कहाँ पे कौन सा शहर इसके उत्तर में था, कौन सा दक्षिण में था, इसको लेके हालांकि मैंने आपको कल को बताया था, फिर से आज एक बार समझे। तो इसके अगर सिंधु घाटी सभ्यता देखें तो इंडिया के जो नक्शा है, इंडिया के नक्शे के अंदर आप भी चाहें तो इसको मैप बना के इंडिया के नक्शे का दर्शाना चाह सकते हैं तो दर्शा सकते हैं। ऐसे करते हैं हम लोग, इंडिया का एक नक्शा लिखते हैं और वहाँ पे समझते हैं। ये जो भारत का नक्शा है, इस भारत के नक्शे के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, सबसे उत्तर वाला जो स्थल है वो मांडा है। सबसे उत्तर हड़प्पा सभ्यता के अंदर सबसे उत्तर में जो अवस्थिति है वो मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर अवस्थित है। ठीक। उत्तर में कौन सा है? मांडा। साथ साथ में रिपीट करें, साथ में आप लोग रफ के अंदर नोट्स भी बनाते जाएं। मांडा आपसे एग्जाम प्रश्न आ सकता है कि जो भारत के अंदर अवस्थित जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? मांडा था। फिर अगर इसके सबसे दक्षिण में जाएंगे तो एनसीईआरटी ने इसको दिया हुआ नहीं है, पर आप देखेंगे तो यहाँ पे दैमाबाद नाम से एक जगह है, दैमाबाद, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है। ये इसका सबसे दक्षिण का बिंदु है, दक्षिणतम पॉइंट है। तो अगर अपन देखेंगे लोकेशन तो उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर में कौन सा है? मांडा, और दक्षिण तरफ कौन सा हो जाएगा? दैमाबाद। फिर इसके देखें कि इसके पश्चिम में सबसे पश्चिम उत्तर कौन सा था, तो पश्चिम के अंदर एक जगह है जिसका नाम है सुतको गैंडोर, जो कि पाकिस्तान में पड़ती है। कहाँ पे? ये पाक या पाकिस्तान के अंदर है। नाम क्या है? सुतको गैंडोर। इसका नाम क्या है? सुतको गैंडोर। और आपको मैंने बताया कि हमने जो दो नाम बताए, एक तो दैमाबाद जो कि दक्षिण में है, और मांडा जो कि कहाँ पे है? उत्तर में, जम्मू कश्मीर। और सबसे इसके पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? सुतको गैंडर। और इसके सबसे पूर्व वाला जो पॉइंट है उसका नाम आपके है, उसका नाम है आपके आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलम। ये भी आपके नक्शे में नाम नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए। नाम क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर आप जानते ही है कि उत्तर प्रदेश में, मैंने आपको कल बता दिया था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो इसका सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा? सुतको गैंडोर। और सबसे जो पूर्व में है वो कौन सा हो जाएगा? आपके आलमगीरपुर। तो इस तरह से इसकी जो लोकेशंस है, जो हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा विस्तार है, वो उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक है, पश्चिम में सुतको गैंडोर पाकिस्तान से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है। अब देखिए, यदि हमने इसकी अवस्थिति की नॉलेज ले लिया है, तो अब हम इसके जो इसके महत्वपूर्ण स्थल है उनकी लिस्टिंग करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे भारत के अंदर कौन कौन से
इसको लेके महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल है। तो राखी गढ़ी सबसे एक नंबर पे कौन सा है? राखी गढ़ी। या फिर इसको एक बार हम इरेज करके फिर से समझते हैं कि कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये आपने लिख ही दिया होगा। तो सबसे पहला मांडा, जो कि कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? आप इसको रफ कॉपी के अंदर लिखते रहिए, क्योंकि लोकेशन आपसे पूछ सकता है कि मांडा की अवस्थिति कहाँ है। मैचिंग में आ सकता है ऐसे, एक तरफ आपको स्थल दिया होगा, एक तरफ सामने राज्य का नाम दिया होगा, तो आपको मैच करने पर आ सकते हैं। तो मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। फिर राखीगढ़ी, मित्थाथल और बनावली। राखीगढ़ी, मित्थाथल, बनावली, ये तीनों हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा। राखीगढ़ी, मित्थाथल, बनावली कहाँ पे अवस्थित है? हरियाणा में अवस्थित है। इसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा की अवस्थिति राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। फिर धौलावीरा, ये जो धौलावीरा है, ये जो नागेश्वर है, ये जो रंगपुर और लोथल है, ध्यान से सुनिए। धौलावीरा, नागेश्वर, लोथल, रंगपुर, ये चारों लोकेशन जो है गुजरात में। ये कहाँ पे? गुजरात में। जिसमें यूपीएससी ने धौलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर और लोथल चारों पे प्रश्न पूछ लिया है, तो आप ध्यान से इसको कवर करेंगे। तो अपने इंडिया के अंदर कौन कौन सी लोकेशन है? पहले तो मांडा, जो कि कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। फिर राखीगढ़ी, मित्थाथल, बनावली कहाँ पड़ती है? हरियाणा में पड़ती है। फिर कालीबंगा सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान में। राजस्थान में पूछे कौन से जिले में? तो हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। फिर दक्षिण में यहाँ पे आएंगे तो धौलावीरा, नागेश्वर, लोथल और रंगपुर, ये कहाँ पे अवस्थित है? गुजरात, भारत के अंदर अवस्थित है। समझ में आ गया? उसके बाद अगर अब हम भारत के बाहर जाके पाकिस्तान वगैरह वहाँ पे देखें, तो वहाँ पे कुछ अपन को अवस्थिति नजर आती है। वो ये है, पहली सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा, उसके बाद में गंवेरी वाला, फिर कोटदीजी, चहुंदड़ो, आमरी, बालाकोट, मोहनजोदड़ो और सुतकागेंडो। ध्यान से सुनिए, हड़प्पा, गंवेरीवाला, कोटदीजी, चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, आमरी, बालाकोट, सुतकागेंडो, ये जितने भी मैंने ब्लू पेन से मार्क किए, ये सारे पाकिस्तान में। कहाँ पे? सारे पाकिस्तान में। आपको एग्जाम में इनके उत्तर से दक्षिण की तरफ लोकेशन का प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है। हड़प्पा कहाँ है? उत्तर में। उसके बाद में गंवेरी वाला। अगर आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे यहाँ से, तो सबसे पहले क्या आएगा? हड़प्पा। हड़प्पा के बाद में क्या आएगा? गंवेरी वाला। गंवेरी वाले के बाद क्या आएगा? कोटदीजी, मोहनजोदड़ो। उसके बाद क्या आएगा? चहुंदड़ो, आमरी। फिर बालाकोट और सुतकागेंडो दोनों एक ही लोकेशन पे है। तो आपको इनके स्टेट या लोकेशन पूछ सकता है। हो सकता है कि बोर्ड के स्टूडेंट्स को एक नक्शा देके नक्शा के अंदर मार्किंग करने के लिए बोल सकता है कि इसकी मार्क कीजिए कि यहाँ पे जो डॉट किया हुआ है इसका नाम क्या है। इसके स्टेट का नाम पूछ सकता है। मैचिंग प्रश्न आ सकते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, नदी को संबंध को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता अवस्थित है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, तो देखिए जरा ध्यान से। अगर अब हम देखें इनकी अवस्थिति, तो आप देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, देखो सिंधु एक नदी आ रही है, सिंधु, ये सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो से होते हुए निकलती है। इसका मतलब जो मोहनजोदड़ो की अवस्थिति है वो सिंधु नदी के किनारे है। आपने जहाँ कहीं भी अभी लिखा है, नोटिंग की होगी, वहाँ पे लिखिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। फिर आमरी, बालाकोट, ये भी सिंधु नदी के अवस्थित है, सिंधु नदी के पास में। कोटदीजी, चहुंदड़ो, ये भी सिंधु की सहायिका के पास में है। देखो सिंधु की सहायिका आ रही है। फिर आप देखेंगे तो इधर से नर्मदा नदी आ रही है, पर इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे माही नदी, साबरमती नदी। तो साबरमती नदी के किनारे पे लोथल है। लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल क्या है? महत्वपूर्ण एक बंदरगाह था। इसको ध्यान से देखिए, कई बच्चे परेशान हो सकते हैं कि ये क्या किया जा रहा है, हमें तो ये समझा ही नहीं क्लास में, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। आपके पूरा चैप्टर जितना इम्पोर्टेंट है उससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नक्शा है। यहाँ से यूपीएससी भर भर के क्वेश्चन पूछी है।
बोर्ड की क्लासों को भी यदि समझना है, आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो आपको पहले इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो आप इसकी लोकेशन ध्यान रखेंगे। बाकी मैं कल एक छोटी सी एक टेबल बना के ले आऊँगा, जिसके अंदर आपके समक्ष सारी नदियों के नाम, उत्खनन का नाम लिखे होंगे, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो अभी आप ये नक्शा समझ गए, ओके। तो अब हम यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन की पास शुरू करते हैं। ये हमने पहले मैकिंग अवस्थिति देख ली कि अवस्थिति यहाँ पे कहाँ है, तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब यहाँ से जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आप अपने बेसिक के अंदर लिखते जाएंगे, जो आपको चीज़ें पता नहीं है वो, और जो पता है वो, ठीक है, लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता, नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों है। तो पहले तो तीनों नाम को, सभ्यता का मतलब होता है सिविलाइजेशन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन। और सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा समाज जिसके रहने के अपनी संस्कृति हो, जीने का अपना ढंग हो, आवास हो, खेती करते हो, कृषि करते हो, पशुपालन करते हो, ये जे अपने आप में एक सभ्य समाज की तरह एक सोसाइटी बनने लगे, तो उसको बोलते हैं सभ्यता, संस्कृति। अब इस सभ्यता कहाँ निवास करती थी, तो सिंधु नदी के घाटी में निवास करती थी। कहाँ पे निवास करती थी, सिंधु नदी के घाटी में। घाटी उसको बोलते हैं जैसे एक ये नदी है, और नदी के जो पास वाला क्षेत्र है, और दोनों तरफ जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है, पर्वत के बीच में से क्या बह रही है, नदियां बह रही है, और नदियों के जो आसपास का जो उपजाऊ क्षेत्र है, वहाँ पे यदि कोई आके सभ्यता निवास करने लगे, तो इसको बोलते हैं घाटी। घाटी क्षेत्र में सभ्यता का निवास करना। और यहाँ से ये क्या बह रही है, नदी बह रही है, सिंधु नदी बह रही है। तो सिंधु नदी के आसपास जब कोई नदी बहती है, ध्यान से सुनिए, हमने शुरुआत में हम जितने भी देखेंगे कि जितने भी सभ्यताएं निवास करी, अब यहाँ से एनसीईआरटी के मैं आपको अंडरस्टैंड नहीं दे रहा हूँ, आपको यहाँ से समझ में आएगी कि कोई भी जो जितनी भी सभ्यताएं हुई है, चाहे वो लोथल हो, चाहे वो बनावली हो, चाहे वो राखीगढ़ी हो, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो चौंदड़ो हो, चाहे वो सुतकुगेंडो हो, चाहे वो धोलावीरा हो, चाहे वो रंगपुर हो, चाहे वो नागपट्टनम हो, कोई भी सभ्यता हो, सारी की सारी सभ्यताएं जो है वो कहाँ पे उनका उद्भव हुआ है, तो हम कहेंगे कि सभी नदियों के पास में है, नदी घाटी के है, नदी के पास में है। अब सवाल है कि नदियों के पास में ही क्यों है, क्योंकि उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी, उस समय का जो मानव था, उसको जीने के लिए किस पे निर्भर रहना पड़ता था, कृषि के लिए रहना पड़ता था, कृषि पर निर्भर, या फिर वो किस पे निर्भर रहते थे, पशुपालन पर निर्भर रहते थे। अब ऐसा कोई भी सभ्यता जो अपने आजीविका के लिए किस पर निर्भर रहे, कृषि पर या फिर पशुपालन पर आजीविका के लिए निर्भर रहे, आजीविका, तो ऑफकोर्स उसको एक ऐसे क्षेत्र में निवास करना पड़ेगा जहां पर पानी की व्यवस्था हो, जहां पर उपजाऊ मिट्टी हो। एक तो वहां पे क्या हो, पानी यानी कि जल की उपलब्धता हो, दूसरी वहां की जो मिट्टी है वो क्या होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी हो, ताकि वहां पे खेती कर सके। फिर वहां पे है जो घास या पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वहां पशु पक्षी रह सके। फिर वहां पे है जो व्यापार करना हो उसको, तो व्यापार के लिए मार्ग होने चाहिए, और मार्ग यदि वो जल मार्ग है तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ध्यान से समझिए, तभी आपको समझ में आएगी, इनकी लोकेशन समझ में आने वाली है कि वहां पर ही क्यों उद्भव हुआ पहली बार। तो समझिए बात को कि कोई भी सभ्यता होती है उसको अपनी आजीविका चलाने के लिए किस पे निर्भर रहना पड़ता है, शुरुआत में कृषि पर या फिर पशुपालन पर। और उसके लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए उनको, पानी के साथ में उसको उपजाऊ मिट्टी चाहिए, साथ में घास वगैरह चाहिए, और व्यापार के लिए, ट्रेड करने के लिए उनको मार्ग चाहिए, जो कि सबसे बढ़िया मार्ग क्या हो सकता है, जल मार्ग हो सकता है। तो समझिए, और ये सारी जो सुविधाएं हैं कहाँ मिल सकती हैं, किसी भी नदी के पास से मिल सकती है, क्योंकि नदी जब आती है तो साथ में उपजाऊ मिट्टी भी उनके पास में होती है, पानी की उपलब्धता होती है, नदी के बेसिन के अंदर घास की उपलब्धता होती है, और नदी के अंदर जो पानी है उसके साथ, पानी के साथ में यदि वो नाव वगैरह बनाना सीख ले तो उसमें व्यापार का मार्ग भी बन सकता है। तो हमेशा जब भी कोई भी सभ्यता है, नई सभ्यताओं का जब ओरिजिन होता है, उनकी जब उत्पत्ति होती है, वो कहाँ पे होगी, नदी के पास में होगी। इसीलिए आप देखेंगे तो भारत की यदि लोकेशन देखें आप लोग, तो भारत में जो अधिकांश जनसंख्या कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। फिर आप देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता आ रही है सबसे पहले, ये जितनी भी सिविलाइजेशन आ रही है, ये सारे सिविलाइजेशन कहाँ पे आ रही है, सबसे पहले भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में आ रही है। ध्यान से समझिए बात को। और ये सारी जो सभ्यताएं हैं, फिर धीरे धीरे आप समझेंगे
कि आगे की क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2-3 में कि ये जो सभ्यता हैं वो वैदिक काल में उत्तर प्रदेश की तरफ मूव होने लगी और फिर आगे जाके यहाँ पे 16 महाजनपद बन गए। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले शुरुआत में हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता, वो कहाँ पे उत्पत्ति हो रही है और उसकी उत्पत्ति हो रही है सिंधु घाटी क्षेत्र में, यहाँ पे पश्चिम उत्तर क्षेत्र में। यहाँ पे क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे सिंधु घाटी नदी बहती थी, सिंधु नदी बहती थी। तो यहाँ की स्थिति अनुकूल थी, पानी था, उपजाऊ मिट्टी थी, घास थी, व्यापार के मार्ग थे। इस वजह से इसकी यहाँ पे उत्पत्ति हुई। फिर धीरे धीरे इस सभ्यता ने पूर्व की दिशा में मूव करना शुरू किया और भारत के आंतरिक क्षेत्रों में आके यहाँ पे भी निवास करने लगा। और यहाँ पे वैदिक सभ्यता, वैदिक काल में आते आते यहाँ पे 16 महाजनपदों का क्षेत्र बन गया। यहाँ पे 16 महाजनपद बन गए और पूरे भारत के अंदर सभ्यताएं फैल रही है। ये जो 16 महाजनपद बने, यानी कि यहाँ पे लोगों की रहने की सभ्यता, इनका ढंग बदलने लग गया। और आज वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के एरिया के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या है। अब सवाल यह कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्यों है? तो इसका जवाब यहाँ से मिलेगा। क्योंकि यहाँ से गंगा नदी बहती है और यहाँ से यमुना नदी बहती है, यहाँ से तीस्ता नदी बहती है, यहाँ से यमुना, चंबल, सरयू नदी, ये सारी जो नदियाँ यहाँ से बहती है, कोसी, गंडक और मंदाकिनी, ये सारी नदियाँ, यहाँ पे पूरा नदियों का बेसिन है। ये गंगा नदी का अफवाह क्षेत्र है। आप जानते हैं, आपने कक्षा 9 के अंदर एनसीईआरटी में पढ़ा होगा या आपने कक्षा 11 के भूगोल में पढ़ा होगा कि विश्व के सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है, अपवाह तंत्र है, वो गंगा नदी का है। किसका है? गंगा नदी का। अब यदि गंगा नदी यहाँ बह रही है तो यहाँ पे पानी की उपलब्धता ठीक ठाक है और यहाँ पे अगर नदी बहेगी तो साथ में क्या लेके आएगी? उपजाऊ मिट्टी लेके आएगी और ये जो मैदानी क्षेत्र तैयार होगा और इस मैदानी क्षेत्र की जो मिट्टी के उपजाऊ वजन की वजह से यहाँ पे बड़ी मात्रा में क्या पैदा जाएगी? कृषि संबंधित अनुकूल दशाएं पैदा होगी। तो यहाँ पे खेती, जिसमें आप जानते हैं जो गन्ने की खेती है, गेहूं की खेती है, धान की खेती है, इस गंगा गैंगेटिक क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक है। इस वजह से अधिकांश इंसान कहाँ पे जाके निवास करना पसंद करेगा? जहाँ पे उसको आजीविका कर लेके सोर्स हो। तो इसी वजह से यूपी के जो बेसिन है, ये जो गंगा नदी का क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या का निवास हुआ है, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे अधिक है। तो मेरे हिसाब से आपको अब अनुमान लगा होगा कि एक आपको सिंधु घाटी सभी सामने जो नॉलेज लिया उसको अपने वर्तमान से जोड़ लिया। आप इसको चाहेंगे तो भूगोल से भी जोड़ सकते हैं। तो पहली बात आपको समझ में आए कि अधिकांश जो सभ्यताएं, जो उनका ओरिजिन होता है वो नदियों के किनारे ही क्यों होता है। इसका जवाब आपको मिल गया होगा। यदि आप इसको कंक्लूड कर लेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अब ठीक वैसे ही जो सिंधु नदी घाटी है, इसकी भी उत्पत्ति कहाँ होती है? आपके सिंधु नदी के किनारे होती है। ठीक है। अब दूसरा सवाल, दूसरा प्रश्न इंट्रोडक्शन के अंदर आपका ये बेसिक परिचय में कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया, इसको हड़प्पा क्यों कहते हैं। तो अगला प्रश्न आपका ये, अगर देखेंगे कि जो सिंधु नदी घाटी है, सिंधु नदी घाटी, इस सिंधु नदी घाटी को अपन लोग हड़प्पा क्यों कहते हैं? हड़प्पा तो इसका एक स्थल है। तो फिर स्थल तो बहुत सारे हैं, इसके अंदर राखीगढ़ी, बनावली, मान, जोधरो, बहुत सारे स्थल है। फिर इसका एक पर्टिकुलर स्थल के नाम पर ही इसका नामकरण क्यों हो गया? तो इसका जवाब ये है कि पहली बात तो हड़प्पा जो स्थल है काफ़ी उन्नत स्थल है, मतलब काफ़ी एडवांस था। इसके अंदर बहुत सारी जो रहने, खाने पीने, जो तौर तरीके, इसके जो आर्किटेक्चर है बहुत ही उन्नत था। तो एक तो इसकी केंद्रीय भूमिका इस वजह से हो जाती है, सबसे महत्वपूर्ण था। दूसरे ये कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज हुई, सर्वप्रथम इसी को खोजा गया। सर्वप्रथम जो उत्खनन हुआ या सब उत्खनन के दौरान जो सामने आया, तो सबसे पहले इसी को खोजा गया। तो एक तो ये सबसे उन्नत है, दूसरा इसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई। इसका जो उत्खनन हुआ, हमें जो पता चला, वो सबसे पहले पता किसका चला? हड़प्पा का। इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? पूरी सभ्यता जो भी दक्षिण भारत, अपने भारत के पूर्व क्षेत्र में यहाँ पे जितनी भी सभ्यता है, उन सारे क्षेत्रों को एक नाम दे दिया गया कि जब भी आप इसके इंटायर स्टडी करेंगे, इसका नाम क्या रहेगा? सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थल था। तो दो प्रश्नों के आपको जवाब मिल गए। अब यहाँ से समझिए कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर कौन कौन से फेज आए, कितने स्थल। तो पहली बात तो हड़प्पा सभ्यता जो है, इसके अंदर कुल 2000 स्थल है। कितने?
2000 पुरातात्विक स्थल खोजे गए हैं, छोटे बड़े। उनमें से कुछ प्रमुख स्थलों के नाम अभी हमने देखे थे, जैसे मांडा, बनावली, राखीगढ़ी, मित्थाथल, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और फिर रंगपुर, ऐसे। और बाहर उधर जाएंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, सुतकुगेंडो, ये जो, फिर नीचे आएंगे देमाबाद, आलमगीरपुर। ये जो स्थल है ये तो महत्वपूर्ण स्थल है, लेकिन कुल यदि पूछे हड़प्पा सभ्यता के टोटल कितने स्थल थे, तो अब जवाब क्या होगा, 2000 स्थल लगभग अभी तक खोजे जा चुके हैं। अभी तक और खुदाई और कार्य चालू है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिल जाए। ठीक है। दूसरी बात, जो हड़प्पा का जो टाइम पीरियड, क्या आप पूछेंगे मेरे से कि हड़प्पा की खोज कब हुई, हड़प्पा कब है, तो हालांकि इसके बारे में हमने कल इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली थी टाइम पीरियड को लेके। तो यदि पूछे कि हड़प्पा का टाइम पीरियड कौन सा है, तो हड़प्पा जो सभ्यता है इसका टाइम पीरियड है 6000 BC से, अब मैं BC को नहीं समझाऊंगा BC क्या होता है, 6000 BC से लेकर 1300 BC तक का जो काल है ये हड़प्पा सभ्यता काल माना जाता है। यानी 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है ये हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है। इस समय के बीच में हड़प्पा सभ्यता सस्टेन कर रही थी, अस्तित्व में आई थी। फिर आगे इतिहासकारों ने इसके भी 3 पार्ट कर दिए, और ये 3 पार्ट कौन कौन से? वो काल जब सबसे पहले नई नई हड़प्पा सभ्यता का आरंभ हुआ, तो उसको बोलते हैं आरंभिक सभ्यता, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। फिर बीच में हड़प्पा सभ्यता का सबसे मैच्योर टाइम है, तब हड़प्पा सभ्यता सबसे अपने उन्नत और परिपक्व अवस्था में थी, तो इसका नाम दिया गया परिपक्व हड़प्पा। क्या नाम दिया गया? परिपक्व हड़प्पा, कि सबसे मैच्योर हड़प्पा है। और फिर धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का पतन होने लग गया, जिसको बोलते हैं पतन काल, हड़प्पा सभ्यता का पतन काल। ठीक है। अब इसका अगर अपन टाइम पीरियड देखें, तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता को इतिहासकारों ने 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व के बीच में माना है, कि 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व के बीच में हड़प्पा सभ्यता का शुरुआती स्टेज था। तब हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, सभ्यता में लोग आ रहे थे, धीरे धीरे निवास कर रहे थे। फिर परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का जो काल है, सबसे मैच्योर हड़प्पा सभ्यता जब उन्नत अवस्था में थी, वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर, यानी कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर और उसको मानते 1900 ईसा पूर्व के बीच में, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे मैच्योर टाइम पीरियड था, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता अपने सबसे उन्नत स्तर पर थी, एडवांस स्तर पर थी। और उसके बाद में आता है पतन काल, धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता पतन होने लग रहा है, और ये काल माना जाता है 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच में। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता को हमें 3 फेज में पढ़ना है। शुरू में आरंभ का मतलब हड़प्पा सभ्यता कैसे धीरे धीरे आ रही है, और फिर परिपक्व अवस्था में हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से ट्रेड हुआ, कौन कौन से इसमें बर्तन बनाए गए, कौन कौन से हमें अवशेष मिलते हैं, कैसे जीवन स्थिति होता है, कैसे समाज था, कैसी उसकी आर्थिक व्यवस्था थी, इन सबको पढ़ना है। फिर पतन के काल कैसे हुआ, पतन में इनका पतन क्यों हुआ, अलग अलग इतिहासकारों ने क्या क्या अपनी थ्योरीज दी, क्या वजह रही होगी, इन सबको पढ़ेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर अपन परिपक्व और जब हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 2 आते हैं कंसेप्ट जो अपन को पढ़ने हैं। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता बहुत ही अपने आप में समृद्ध सभ्यता हो गई थी, इकोनॉमी को लेके, समाज को लेके, राजनीति को लेके, हर तरीके से संस्कृति को लेके काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। और इनका जो रहने का ढंग था वो शहरी सभ्यता की तरह हो गया था, सिटीज़ बन चुकी थी, उन्नत सिटीज, जो एडवांस लेवल की, जो इसके अंदर बोलते हैं कि शहरी, इसका जो नियोजन है, इसका शहरी नियोजन है वो काफ़ी उन्नत स्तर पर था। आज के, अगर आप आज की सभ्यता, आज के जो सिटीज़ को देंगे उसके लगभग पैटर्न के बराबर था। ठीक है। फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि यार ये सभ्यता तो बहुत हज़ारों साल पहले की है, फिर इतिहासकार जो इसका अनुमान जो है वो आज कैसे इसका अनुमान लगाते हैं, किसके आधार पर लगाते हैं, इनको पता कैसे चलता है? तो अब ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जब भी आप अपनी आंसर राइटिंग करें, जब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखें, यानी प्रश्न का उत्तर लिखें, तब मैं अभी जो बताऊंगा कि जीवन शैली का अनुमान कैसे लगाते हैं, कि ये जो इतिहासकार होते हैं इतनी पहले, इतनी प्राचीन सभ्यताओं का जीवन शैली का अनुमान किसके आधार पर लगाते हैं, वो क्या ऐसा देखते हैं कि उनको फिर अनुमान लगने लगता है कि वहाँ की जीवन शैली ऐसी रही होगी, वहाँ की इकोनॉमी ऐसी रही होगी, वहाँ के लोग ऐसे रहते होंगे। तो इसमें उनको बोलते हैं पुरातात्विक वस्तुएं। वो जो इतिहासकार होते हैं उनको जो खुदाई के दौरान, उनको जो उत्खनन के दौरान पुरातात्विक जो वस्तुएं मिलती है
उन पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर, पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर आपको ये टेक्निकल वर्ड सीखने हैं। आपके एनसीईआरटी में ये वर्ड दिखने चाहिए, आप कॉमन बातें नहीं लिखेंगे। आप जब बोल रहे पुरातात्विक स्थल तो आपका एक टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब खास है, पुरातात्विक वस्तुएं। अब पुरातात्विक वस्तु क्या बोलते हैं? पुरा प्लस तत्व, ऐसी वस्तुएं जो हमें खुदाई के दौरान मिली है। जैसे मान लीजिए आपका अभी एक घर है, आप अभी इसके अंदर निवास कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो कि भूकंप वगैरह आए और ये घर जो है ढह जाए, और फिर लाखों साल बाद में, लाखों वर्ष बाद में अगर इसकी खुदाई करेंगे तो इसके अवशेष मिलेंगे। मान लो यहाँ पे आपको एक फ्रिज मिल गया, फिर घर के अंदर एक बेड मिल गया, फिर एक पंखा मिल गया, फिर देखा तो घर की जो बनावट है काफ़ी ठीक ठाक दिख रही है कि यहाँ पे कुछ पक्के मकान बने हुए थे। फिर देखेंगे तो यहाँ पे बाहर एक कुआं बना हुआ था, फिर देखेंगे यहाँ पे अलग से एक वॉशरूम की व्यवस्था थी। तो फिर ये जो अवशेष मिले हुए, जो भी आगे इतिहासकार आएंगे वो अगर इसकी खुदाई करने के दौरान इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो स्थल मिल रहे हैं, यहाँ पे जो इसके आपको वस्तुएं मिल रही है, इन वस्तुओं को बोलते हैं पुरातात्विक वस्तुएं। तो उत्खनन के दौरान मिली गई प्राचीन वस्तुओं, जिनके आधार पर इतिहासकार इतिहास का अध्ययन करते हैं, उसको पुरातात्विक वस्तुएं कहते हैं। तो पुरातात्विक वस्तु कौन कौन सी होती है? तो इसका जवाब यहाँ से सुनिए। फिर पहली बात हो सकती है कि उनको जो औजार मिलते हों, बहुत सारे औजार वो यूज करते होंगे शिकार वगैरह करने के लिए, तो औजार के आधार पर। या फिर उनको मुहर मिलती है, मुहर जो सोने की हो सकती है, तांबे की हो सकती है, या फिर स्टंप हो सकते हैं। मुहर आप बोलते हैं ना, जिसको इंग्लिश में स्टंप बोलते हैं, स्टंप। जैसे आपको स्कूल के अंदर सील लगाते हैं, जो स्टंप होता है उसको बोलते हैं मुहर। तो इनके मुहर होती है। हड़प्पा सभ्यता की मुहर काफ़ी आपको जानकारी देती है, उसके ऊपर लिपि की जानकारी है, उसके ऊपर एक बैल की जानकारी है, ठीक है, उसको अपन हम समझेंगे। फिर हो सकता है कोई मृद भांड मिल जाए। मृद भांड का क्या मतलब होता है? मृद भांड का बोलता है मिट्टी के कोई बर्तन। जब भी इतिहास में आप वर्ड यूज करें मृद भांड, इसका अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। अब एक तो आप हो सकता है अपनी उत्तर लेखन के अंदर मिट्टी के बर्तन का शब्द प्रयोग करें, तो आप इसको मैच्योरिटी नहीं मानी जाएगी। यदि आप वहाँ पे मृद भांड शब्द यूज करेंगे तो आपका उत्तर फिर अच्छा माना जाएगा। फिर उनका जो आवास है, उनके रहने का तरीका, आवास, वो हो सकता है उसके आधार पर वो अब अनुमान लगाए। फिर हो सकता है वहाँ पे कोई अवशेष के अंदर आभूषण मिल सकते हैं, आभूषणों के आधार पर उनका अनुमान लगाए। फिर हो सकता है उनको कुछ मूर्तियाँ मिली हो, मूर्तियों के आधार पर हैं जो उसका अनुमान लगाए। ये सारे पुरातत्व तत्व है। पुरातत्व क्या है? तत्व या पुरातत्व वस्तु हैं। फिर उनको हो सकता है कुछ टेराकोटा वस्तुएं मिली हो। अभी टेराकोटा क्या है आपको समझना है। हो सकता है आपका बोर्ड या यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ ले कि टेराकोटा तकनीक क्या थी, टेराकोटा वस्तुएं क्या होती है, उनको भी समझना है। फिर बाट, ये अपने तोलने के अंदर बाटों का प्रयोग करते थे, तो बाट क्या है, उनके कैसे मिले। फिर ईंटें, इनके जो घर बने हुए थे किससे बने हुए थे? ईंटों से बने हुए थे। तो ईंटें कैसी थी? कच्ची थी कि पक्की थी? पक्की थी तो कहाँ पकाई जाती थी, किससे बनती थी? ईंटों का अनुपात क्या है, सहम अनुपात है अलग अनुपात है, इन सब का अध्ययन। फिर तांबे और कांसे की कुछ वस्तुएं मिलती है, तो तांबे व कांसे की वस्तुएं ये भी इनको मिलती है, तो ये भी क्या है अपने आप में पुरातात्विक वस्तुएं। उसके बाद में उनको हो सकता है कुछ मन के मिले हो, मन के मतलब छोटे छोटे जो मनी टाइप के होते हैं जिसकी मालाएं बनती हैं, मन के मिले हो उनके आधार पर। या फिर उनको कुछ फलक मिले हो, फलक मतलब कुछ अपने कट साइज की वस्तु होती है, उनको बोलते हैं फलक। तो ये सारे जो पे आपके सामने रखे हुए ये सारे क्या है? पुरातात्विक वस्तुएं हैं। इन सभी पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर एक इतिहासकार अनुमान लगाता है। इन सभी पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर इतिहासकार क्या लगेगा? अनुमान लगाएगा। क्या है वो? औजार हो सकते हैं शिकार करने के, वस्तुओं को बनाने के, शिल्पकारी के। मुहरें हो सकती है, स्टाम्प पेपर, इससे ट्रेड का पता चलता है कि ट्रेड कहाँ तक, ट्रेड का मतलब व्यापार। तो व्यापार कहाँ तक होता था? जैसे मान लो मेसोपोटामिया से कोई भी वस्तु आई है और इस मेटापोटामिया पोटामिया की जो वस्तु आई उसके ऊपर एक मुहर लगी हुई है, एक स्टाम्प लगा हुआ है, तो आप ये अनुमान लगाएंगे ना कि ये जो स्टाम्प है ये मेसोपोटामिया से आया हुआ है। इसका मतलब हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार है मेसोपोटामिया के साथ होता होगा। फिर ऐसे ही मृदबांड हो सकते हैं। मृदबांड पके हुए थे कि उनकी कारीगरी कैसी, उसके उनकी शिल्प को लेके जो नॉलेज है उनके बारे में अपन को जानकारी मिलती है। फिर उनका जो आवास है, जैसे उनका कितना बड़ा सनाना घर मिल रहा है, उनको अपने अनाज रखने की व्यवस्था कहाँ पे करते थे वो लोग, उनके घरों की संरचना कैसी है, उनके घरों के निर्माण प्रक्रिया कैसी है, इन सब से उनके रहने खाने और उनकी आवास की आपको जानकारी मिलती है। उनके आधार पर उनके सामाजिक जीवन यापन के अपन लोग ढंग को पता कर लेते हैं, उनसे अनुमान लगाते हैं।
आभूषण से ये पता चलता है कि वो जो लोग रहते थे वो रईस थे, अमीर होंगे तो उनके पास आभूषण ज्यादा होंगे, और यदि वो गरीब हो गए उनके पास आभूषण कम होंगे। तो आभूषण के आधार पर हम उनके रिचनेस को देखते हैं। मूर्तियां हो सकती है कि वो देवी देवता, उनके धर्म को लेके क्या उनकी मान्यता थी, किसकी मूर्तियां मिलते हैं, कौन से धर्म को लोग मानते थे। इसका मतलब अपन लोग मूर्तियों से उनके धर्म धार्मिक जानकारी प्राप्त करते हैं। टेराकोटा वस्तुओं से उनकी शिल्पकारी की पता चलती है कि उनका आर्किटेक्चर है, उनको वस्तुओं को निर्माण करने की जो इंजीनियरिंग है वो कितनी बेहतरीन स्तर की थी, इसकी जानकारी मिलती है। फिर बाट से हमें पता चलता है कि उनके मापने तोलने के जो लेके उनकी गणितीय स्थिति है, उनकी जो स्टडी, उनकी जो शिक्षा है और उनका जो व्यापार है वो किस स्तर का था। ईंटों से अब उनके हम लोग उनके आर्किटेक्चर, उनके जो उनका जो वास्तुकला है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। फिर तांबा और कांसे की वस्तुओं से हमें ये पता करते हैं कि उनको धातुओं के बारे में नॉलेज था, और ये धातु अपन जानते हैं कि सिंधु घाटी सभी तो वहां तो मिलते नहीं थे। इसका मतलब इनका जो आयात राजस्थान के झुंझुनू और खेतड़ी स्थलों से करते थे, तो यदि वहां से करते थे तो इसका मतलब ट्रेड को लेके इनकी जानकारी मिलेगी। धातुओं को लेकर, अब धातु तांबे और कांसे की वस्तुएं ऐसी तो नहीं बनती होगी, इसके लिए धातु को गलाना पड़ता होगा, धातु को गला कर ही उससे वस्तु बनाते होंगे, और यदि धातु को गलाने की उनके पास तकनीकी है, इसका मतलब उनके पास विज्ञान का नॉलेज है। फिर उनके जो मन के बने हुए थे, मन के मतलब जो छोटी छोटी मनियों के बारीक बनी होती, उनकी जानकारी में थी। और इस तरह से ये जो जीवन शैली का अनुमान जो हम लगाते हैं वो इन पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर लगाते हैं। ये जो इतिहासकार होते हैं इन्हीं पुरातात्विक वस्तुओं की अध्ययन करते हैं, उनको वर्तमान से जोड़कर फिर पास्ट का अनुमान लगाते हैं। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि इन पुरातात्विक वस्तुओं का ध्यान रखना क्यों आवश्यक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे उनके खिलौनों में एक बैलगाड़ी मिलती है, क्या मिलती है, बैलगाड़ी, और उनके खिलौनों में एक हल्का सा हल टाइप मिलता है, हल जैसा। इसका मतलब ये खिलौने के अंदर ये हल मिला है, तो हम अनुमान लगाएंगे ना कि यहाँ पे खेती करते होंगे, क्योंकि उनके बच्चों के खिलौने में यदि हल का फोटो आ रहा है, हल आ रहे हैं, हल के कुछ हमें अवशेष मिल रहे हैं, मिट्टी का हल मिलता है, बनावली से, राखी गढ़ी से मिलता है, तो हम अनुमान लगाएंगे ना कि भाई इसका मतलब हरियाणा और जो ये क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का, वहां पर खेती की जाती होंगी। तो इस तरह से हम अनुमान लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होगी कि कैसे हम लोग पुरातात्विक स्थलों के आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक चीज और जान लेनी चाहिए यहाँ पे, और वो ये कि इंडिया के अलावा अलावा और कौन कौन से जो इसकी लोकेशंस को लेकर अपन थोड़ी सी अनुमान लगा लेते हैं ताकि आपको कहीं पे लिखना पड़े। तो लोकेशंस यदि बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, हालांकि मैंने आपको मैप के अंदर बताई है, समझाई है सारी की सारी, वहां से याद रखें। और जब भी ऐसा प्रश्न आए सिंधु घाटी सभ्यता का और वो प्रश्न बड़ा हो, मैं आपके बोर्ड के बच्चों के लिए और यूपीएससी के बच्चों के मेंस के लिए गाइडेंस कर रहा हूँ कि यदि कोई भी प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से आए और प्रश्न 3 या 5 नंबर के बीच में हो, बड़ा प्रश्न हो, तो आप कुछ भी करके सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर नक्शा जरूर बनाएं, जो आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 2 पेज पे आया हुआ है। वो नक्शा आप किसी भी सूरत में बनाएं, आपको उसके मैप बनाने से नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है। तो लोकेशंस जो है, तो एक तो भारत से मिलते हैं, भारत के अंदर भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष है। फिर भारत के अलावा अफगानिस्तान से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? अफगानिस्तान के अंदर भी अनेक सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले। उसके बाद में पाकिस्तान से तो अपन जानते हैं बहुत सारी लोकेशन मिलती है, सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन आजकल पाकिस्तान में। फिर उसके बाद में बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का ही एक पार्ट है, अलग से उसको अपन लोग कवर करेंगे। और एक है सिंध, सिंध वाला क्षेत्र है, वहां से भी पुरातात्विक स्थल मिलते हैं। ये सारे एक ही है, पाकिस्तान के अंदर ही पड़ते तीनों ही। अफगानिस्तान में भी लोकेशन है। भारत में कहाँ कहाँ से मिलती है? तो भारत के, हालांकि मैंने हमने बात बता दी आपको, बहुत सारे स्थल के नाम बताए, लेकिन कुछ स्टेट्स के नाम आपको जरूर पता होने चाहिए। जम्मू कश्मीर से आपको पता हो, जम्मू कश्मीर से कौन सी ले, मांडा याद करो। उसके बाद में अपन जानते हैं हरियाणा से, हरियाणा से कौन सी, हरियाणा से आपकी राखी गढ़ी, हरियाणा, राखी गढ़ी और मित्था थल।
फिर पंजाब से, पंजाब आजकल पंजाब के अंदर जो पड़ती है बनावली, पंजाब के अंदर पड़ता है। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान से आप जानते हैं कालीबंगा हनुमानगढ़ से, वो इसका स्थल हो गया। फिर उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से कौन सा, आलमगीरपुर, संत कबीर नगर, ये जो स्थल है वहां से मिलते हैं। उसके बाद में गुजरात, गुजरात से 3-4 लोकेशन महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, और एक लोकेशन और है वो आप बताएंगे कौन सी, एकदम पास में है, ऊपर कच्छ के पास में। उसका जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपको देखते कितना याद रहता है। फिर जाएंगे तो राजस्थान, इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट से मिलता है, और ये मैंने आपको सब बताया सबसे दक्षिण में पाया जाता है, दैमाबाद। तो इस तरह से आप लोकेशंस कवर कर सकते हैं। ये जो लोकेशन है वो सिंधु घाटी सभ्यता की है। तो अब हम लोग एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं, और ये बेसिक इंट्रोडक्शन इतना ही था। आपको मेरे ख्याल से ठीक ठाक अनुमान लगा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, या इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों लिया जाता है, इसकी लोकेशन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नदियों का क्षेत्र है, नदियों का यहाँ बेसिन है। और फिर मैंने आपको बताया कि नदी बेसिन होता है, वहीं पे सबसे पहले मनुष्य सभ्यता क्यों आती है, क्योंकि उसकी आजीविका के लिए पानी, उपजाऊ मिट्टी, घास, पशुपालन, व्यापार के लिए अनुकूल स्थितियां कहाँ पे होती, नदी के पास में होती। तो यहाँ से आपने अनुमान लगाया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है, जो सतीश सॉरी RS शर्मा ने लिखी है, उनमें ऐसा लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के मूल पेज की तरफ और देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोलती है। ये सारी चीजें जो आपको मैंने बताई सारी एनसीईआरटी में लिखी हुई। अब आप देखेंगे, हमने अभी ये बात की थी आपसे कि पुरातात्विक स्थल के अंदर क्या मानी जाती है, मुहर मानी जाती है। बोला था ना अभी, पुरावस्तु या पुरातात्विक वस्तु है जिसके आधार पर एक इतिहासकार इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त करता है। और मैं एक अभी आपको बोला था मुहर, मुहर का मतलब स्टंप, सील के फॉर्म में। तो ये जो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम एनसीईआरटी ने खुद ने दिया है, और ये क्या है, मुहर है। अब इसको आपसे बहुत सी जानकारी मिलती है। आप अब इतिहासकार की नजर से देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर ये कुछ आपको लिखा हुआ मिल रहा है, कुछ लिखा हुआ, कुछ इसकी ये लिपि है, ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, स्क्रिप्ट है, इसमें कुछ लिखा हुआ है। अभी क्या लिखा हुआ है अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो आपका एग्जाम प्रश्न आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी गई है कि नहीं पढ़ी गई है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक, हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमें ये क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आया है। पर ध्यान से देखिए, इस लिपि को बड़ा गौर से देखिए जरा, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो लिपि है इसमें कुछ चित्र बने हुए हैं। देखो ये मछली जैसा कुछ चित्र बना हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे दिखेगा कि मछली जैसा कुछ चित्र है यहाँ पे, इधर भी एक मछली बनी हुई है, फिर यहाँ पे कुछ ये हथियार जैसा कुछ बना हुआ है, ऐसे देखो। इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कोई अक्षर नहीं थे, इनकी लिपि जो थी इस लिपि में अक्षर नहीं थे। तो जो अक्षर नहीं थे तो फिर क्या था, ये चित्रों के रूप में भी थी। किसके रूप में थी, चित्र के रूप में। इसको कह सकते हैं चित्राक्षर लिपि, क्या बोल सकते हैं, चित्राक्षर लिपि कह सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की पहली बात तो लिपि पढ़ी नहीं गई है, और दूसरी बात, क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग किसी बात से लिखना जानते थे, बिल्कुल जानते थे। क्या लिपि को पढ़ लिया गया है, अभी तक नहीं पढ़ा गया है। क्या लिपि शब्दों के रूप में थी, बिल्कुल नहीं थी। किसके रूप में थी, चित्रों के रूप में थी, चित्र के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ था। समझ आ गई बात। अगली बात, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, आजकल हम जो लिखते हैं, अभी मैंने यहाँ पे मान लो लिखना शुरू किया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा आपको कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की। पर आप मेरे इस लिखने का पैटर्न ध्यान कीजिए, मैंने जब लिखना शुरू किया तो कहाँ शुरू किया, मैंने बाईं तरफ से लिखना शुरू किया और दाईं तरफ की तरफ लिखते गया। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का पैटर्न ऐसा नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में दाईं तरफ से लिखना शुरू करते थे और बाईं तरफ की तरफ लिखा जाता था। बाईं तरफ से लिखना, दाईं तरफ से लिखना शुरू करते थे और कहाँ लिखते थे, बाईं तरफ की ओर लिखते थे। तो ये जो लिपि है इस तरफ नहीं लिखी जाती थी, उल्टी लिखी जाती थी। इस तरफ से शुरू करेंगे और इस तरफ ऐसे जाएंगे, दाईं से बाईं तरफ। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि हड़प्पा लिपि के ऊपर टिप्पणी लिखिए, तो आप क्या जवाब देंगे, पहले बोलेंगे कि हड़प्पा लिपि की जानकारी हड़प्पाई मुहर से मिलती है, लेकिन वो लिपि अभी तक अपठनीय है, पढ़ी नहीं गई है।
वो लिपि चित्राक्षर फॉर्मेट में है, जिसको इंग्लिश में पिक्टोग्राफी बोलते हैं, पिक्चर फॉर्म में लिखी हुई है। और ये लिपि जो है दाईं तरफ से शुरू कर कर बाईं तरफ की तरफ लिखी जाती थी। तो अगर ये 3-4 आप ये लाइन लिखेंगे तो आपका जवाब कंप्लीट होगा। तो एक तो अपन को इस मुहर से ये जानकारी मिलती है कि ये लिपि के बारे में उनकी जानकारी थी। ये मैंने पुरातत्व स्थल देखा, पुरातात्विक एक वस्तु देखी, उससे मैंने अनुमान लगाया। फिर आप देखेंगे इसके ऊपर एक कुछ सांड जैसा कुछ बना हुआ है, देखो ये कुछ गधे जैसी एक इमेज है। आप देखिए बेल बना हुआ है और इसकी भी पूंछ टाइप पे कुछ आकृति है। पर ध्यान देखिए, इसके सींग एक ही है, एक सींग है, दिख रहा है? इसकी सींग क्या है? एक ही है। तो अपन कह सकते हैं कि एक सींग वाला यहाँ पे एक जानवर दिखाया गया है। अब आप ध्यान से देखिए, हमारे देश की जो करेंसी है, हमारे देश की जो मुद्रा है, हमारी उस करेंसी के ऊपर किसका साइन है, किसका फोटो बना हुआ है? तो आप कहेंगे गांधी जी का फोटो बना हुआ है, गांधी जी का फोटो है। विभिन्न देशों की जो अपनी करेंसी होती है, अपनी जो मुद्रा होती है, उसके ऊपर जो चित्र बने होते हैं, उन चित्रों का खास महत्व होता है। हमारे देश में जो करेंसी, उसके ऊपर गांधी जी के फोटो क्यों बनाया गया? क्योंकि देश को स्वतंत्र करने में गांधी जी की अहम भूमिका रही है। वो हमारे देश के राष्ट्रपिता है, इसलिए। इसी प्रकार क्या अपन अनुमान नहीं लगा सकते कि ये अगर हड़प्पा सभ्यता ने अपनी मुहर के ऊपर, अपनी मुद्रा या मुहर के ऊपर यदि इस बेल का अगर डायग्राम बनाया है, इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के लिए इस बेल की अहमियत बहुत ज्यादा रही होगी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा, तभी तो इसका बनाया है। इसका मतलब हमें ये स्टडी करने की आवश्यकता है कि इस बेल की क्या भूमिका रही होगी। तो इसको अपन आगे पढ़ेंगे क्लासों में। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि एक इतिहासकार कैसे उसके पुरातात्विक स्थलों से नॉलेज लेता है और उन समय का अनुमान लगाता है। तो अब चलिए अपन एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा स्लो रीडर हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि आपको समझ दूं। आप उस समझ के आधार पर एनसीईआरटी को समझना और पढ़ना सीखें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको ये बोर तो नहीं कर रहा? देखिए जरा, हड़प्पाई मुहर संभवतः है हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता। देखो क्या लिखा है इसने, अथवा बोला है, इसका मतलब हड़प्पा ही सिंधु घाटी सभ्यता है। मैंने आपको पहले ही बोला कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रख सकते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे थी, सिंधु घाटी के क्षेत्र में थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता। ओके। सॉरी, क्या बोल रही है कि हड़प्पाई जो मुहर है, ये जो आपको चित्र दिखा, ये हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। पुरावस्तु का मतलब पुरातात्विक वस्तु है। सेल, अच्छा ये किससे बनी होती थी, ये भी आपको ध्यान रखना, आपके एक नंबर प्रश्न आ सकता है कि ये जो सेल खड़ी नामक एक पत्थर से बनी होती थी। ये जो बनी हुई है एक पत्थर है जिसका नाम है सेल खड़ी। सेल खड़ी एक पत्थर होता है, उस सेल खड़ी पत्थर से बनी हुई है। तो आपके ऐसे फॉल्स में आ जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की मुहर तांबे से बनी होती थी। जवाब है नहीं, वो सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। तो एक आप ये बात ध्यान रखेंगे, जो भी बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं उसका ध्यान रखेंगे, ये सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी होती थी। और इस मुहर के ऊपर जानवरों के चित्र है, आपको दिख रहे होंगे, इसके ऊपर जानवरों के चित्र बने, हमने देख ही लिया, जानवर का चित्र बना हुआ है और लिपि के कुछ चिन्ह बने हुए हैं। अब आपसे प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि हड़प्पाई मुहर से क्या जानकारी मिलती है। तो हड़प्पाई मुहर, पहली बात तो हड़प्पाई जो हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण पुरावस्तु है। ये सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है, जिसके ऊपर जानवरों के चित्र बने और साथ में इसके ऊपर लिपि के कुछ चिन्ह बने हुए, देखे ना ऊपर लिपि के चिन्ह ये रहे। लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ये अभी तक अपठनीय है। तो अगर आप इतने जो आप देंगे तो आपका उत्तर पूरा माना जाएगा। लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है, उत्कीर्ण मतलब खोद खोद के निकाले बने हुए, खोद खोद के बनाए हुए चिन्ह, और ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो पर ये जो ऊपर की 4 लाइन ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट अब याद करने की जरूरत नहीं है। आपने ऑब्जर्व कर लिया, आपने दिमाग में इसको सोच लिया। फिर देखो आगे क्या बोलता है, फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय के बसे लोगों के जीवन के विषय में और उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार, मुहर
और इन सभी पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिलती है। अभी कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इसकी जो लिपि है, वो लिपि तो अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए। अगर पढ़ ली होती तो हो सकता है उनके द्वारा लिखी गई लिपि के माध्यम से हम लोग उस समय की संस्कृति समाज को जान लेते, पर लिपि तो पढ़ी नहीं गई है। तो फिर आपको हारना नहीं है। तो फिर उन लोगों के जीवन के बारे में कैसा पता चलेगा? तो हम उनकी पुरावस्तुओं का अध्ययन करेंगे, जो मैंने पहले आपको बताया था कि आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार, मुहर हैं, या फिर जो उनके बाट थे, इन सब जो भी आपको मैंने पुरातात्विक वस्तुओं के नाम बताए, उन सब से उनका अनुमान लगाते हैं। उनको पुरातात्विक साक्ष्य भी कहते हैं। तो हमसे जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में और क्या और कैसे जानते हैं। देखो क्या बोल रहा, प्रश्न क्या है, क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं। यही आपका इस पूरे पाठ का मूल उद्देश्य है। मैंने आपको बताया ना कि कैसे जानेंगे, कैसे अध्ययन करता है इतिहासकार। हम ये अन्वेषण करेंगे, खोज करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। अभी मैंने बताया ना कि कैसे व्याख्या, जैसे मैंने आपको इस मुहर का भी व्याख्या करके बताई कि हम इससे कैसे अनुमान लगाते हैं। तो इन व्याख्या में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। बिल्कुल सही है कि मैंने इस मुहर को अलग तरीके से व्याख्या की। हो सकता है कि दूसरा कोई एक इतिहासकार आए, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, मैं एक सामान्य पाठक हूं, पर जो बहुत ही गहरा इतिहासकार होगा, जैसे रोमिला थापर है जो एक अच्छी इतिहासकार मानी जाती है, या फिर जो आर एस शर्मा है, ये अच्छे इतिहासकार हैं, ऐसे अगर इतिहासकार आके इसकी जब व्याख्या करेंगे तो हो सकता है उनके व्याख्या करने का तरीका कुछ अलग हो, उनसे कुछ बातें और बदल जाए, ऐसा भी संभव है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से पहलू है, परे है। तो सही बात है कि इतनी बड़ी सभ्यता को अपन सिर्फ पुरातात्विक स्थलों के माध्यम मात्र से पूरा अनुमान तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये मोटी मोटी जानकारी तो प्राप्त कर ही सकते हैं। तो ये बोल्ड है कि बहुत सारे ऐसे पहलू जो आप जी हमारी जानकारी से दूर है, हम उनको पता नहीं लगा पाए, और ये हमेशा रहेंगे भी, क्योंकि हम उनका पूरा थोड़ी अनुमान लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये पैरा परा है जो अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये जो यहाँ पे पूरी गाथा लिखी हुई है, इसको आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको अभी आपको समझा दिया था, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ आपके तसल्ली की गई। हालांकि जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके यहाँ से प्रश्न आएगा नहीं, डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो यूपीएससी के बच्चे उनके तो पूछा ही जाएगा। साथ ही बोर्ड के वो बच्चे जो इन डेटाज का उपयोग करते हुए यदि अपने उत्तर लेखन में, अपने आंसर राइटिंग में इसका प्रयोग करेंगे, तो उनका उत्तर अच्छा माना जाएगा, उनके उत्तर के अंदर वजन आएगा, एग्जामिनर आपके उत्तर से खुश हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, आपने एनसीईआरटी दिया है। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा शब्द उस स्थान से लिया गया है जहां सभ्यता की पहचान की गई थी। मैंने आपको बताना कि सबसे पहले जहां पे राखालदास बंदर जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। और ये दयाराम साहनी ने 1921 में जब खोज की, तब पहली बार कहां से की? हड़प्पा स्थल से। तब इस पूरी सभ्यता का नाम ही क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता। अब इस सभ्यता का कुल समय काल 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व समय का है। मैंने आपको अभी बांट के दिखाया था 3 भाग में, प्रारंभिक, फिर बीच का परिपक्व और लास्ट में पतन का काल। और ये बात होगी जैसे 6000 से लेके 2600 ईसा प्रारंभिक हड़प्पा, फिर अगला वाला बोलते हैं परिपक्व हड़प्पा, और फिर अगला बोलते हैं पतन का काल, जिसको उत्तर हड़प्पा भी कह सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले से बता दिया, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। विशिष्ट हड़प्पा मिट्टी के बर्तन जैसे ईंटें। आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें थी, पकी हुई भी थी और कच्ची ईंटें भी थी। कच्ची का मतलब सीधी डायरेक्ट निकाली और रख दी सुखा के, और पक्की का मतलब उनको भट्ठों के अंदर आग देके पकाया गया हो, उनको बोलते थे पक्की ईंटें। इसके बारे में हम आगे और बढ़ेंगे। और अन्य वस्तुएं जैसे मोहरे है, बाट है, मोती है, तांबे और कांस्य की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की टेराकोटा वस्तु हैं, हड़प्पा क्षेत्र के अलावा अफगानिस्तान से मिली है, बलूचिस्तान से मिली है, सिंध से मिली है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से मिली है, और इसके अलावा इंडिया में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, गुजरात और महाराष्ट्र शाख से मिले। और ये सारी बातें मैंने आपको मैप के अंदर भी समझा दी है, अलग से लिख के भी आपको याद करवा दिए। तो आपको इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ मन के, बाट और फलक लिखे हुए आपके सामने रखे हुए। ये जो दिख रही इस तरह से ये फलक है, इसका संभवतः उपयोग कोई वस्तु को चीरने के लिए या खोदने के लिए किया जाता होगा। और ये जो रखे हुए ये फलक है, डैश टाइप में ये फलक रखे हुए, ठीक है, दिख रहे हैं ये कुछ क्यूब टाइप के ना, घन जैसे ये जो रखे हुए ये फलक है। फिर देखेंगे
कि ये जो रखे हुए इधर वाले, ये मन के हैं, मनी है जो, इनसे कुछ शायद संभवतः कुछ आभूषण टाइप पे रखते होंगे, आभूषण की तरह इसका प्रयोग करते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता से मिले अपन लोगों को। ठीक है, तो आपको दिखा दिया गया। अब मेरे ख्याल से समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है, हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं काफ़ी। आप मुझे बताना कि इसका स्पीड और बढ़ाने की आवश्यकता है, या फिर अपन आराम आराम से रोज 50-40 मिनट लेके आराम से समझे, ताकि हमारा समझ बढ़े और एग्जामिनेशन में आने वाले प्रश्नों के हम ऊपर अच्छे से विचार कर पाए। धन्यवाद। आगे आने वाली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।